कंपनी में काम करता था, लेकिन एक पार्टी में मैं ज्यादा नशा कर लिया और मेरी बॉस के साथ मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं और बाद में मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दे दिया। मेरी बॉस मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। मैं अपनी ही बॉस को प्रेग्नेंट कर दिया। जब मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैं बिना किसी कपड़े के बिस्तर पर हूँ और मेरे अभी कितने बज रहे हैं, मेरा फोन कहाँ है। मैं यहाँ वहां देखता हूँ तभी मेरा हाथ संतरे पर पड़ता है। नहीं, ये फीलिंग ये सही नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड के संतरे ऐसे नहीं है। मुझे एक सदमा लग गया। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, मर गया। ये क्या हो रहा है। मैं मुड़कर देखता हूँ तो मेरे साथ मेरे बिस्तर पर मेरी बॉस है। वो मेरा दिमाग जल्दी काम करना बंद कर देता है। मेरे दिमाग जल्दी काम कर, आखिर ये सब क्या है। मैं अपनी बॉस के साथ वो सब कर रहा था। ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया। मेरे सामने मेरी बॉस सो रही है, उसको देख करके मुझे और सदमा लग गया। मैं जोर से चिल्लाया जैसे मेरे शरीर से कोई आत्मा ही निकल गई हो। मेरा चेहरा पूरा सफेद पड़ गया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया। मैं अपनी बॉस के साथ कांड कर गया। मुझे याद है कि कल रात कंपनी की बिजनेस पार्टी थी। सामने वाली कंपनी के लोग एनसॉन्ग को लगातार ड्रिंक ऑफर कर रहे थे और दबाव में आकर के उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। वहां के बाकी सारे स्टाफ भी नशे में धुत थे। मैं ही बचा रह गया था। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि मैं भी नशे में आ गया। मुझे बस इतना याद है कि मैं एनसॉन्ग को होटल लेकर के आया और नशे की हालत में मैं उसे होटल कब ले आया और हम दोनों नशे में क्या कर दिया कुछ पता नहीं। मुझे एकदम से ही भूल गया सब कुछ। हालात ऐसे लग रहे जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। हो गया जो हो गया है यार, अब देखते क्या करना है। ये मैंने क्या कर दिया। नशे में भी अपनी बॉस के साथ। जब तक वो जागेगी मैं तो मर जाऊंगा अगर उसने मुझे देख लिया तो। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, यहाँ से भागना होगा वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी उठ करके कपड़े पहनने लगा ताकि उसके उठने से पहले बच करके भाग सकूं। लेकिन तभी मेरी बॉस जाग गई। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने सदमे में बोला कि एनसॉन्ग, मैं वो आप गलती से मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं। लेकिन उसने कपड़े पहने बिना ही कुछ बोले हुए और बेरुखी से कहा कि कल रात मैंने बहुत पी ली थी, तुमने भी बहुत पी ली थी, बस एक हादसा था और कुछ नहीं। उसने बस ये सब कुछ ऐसे कहा मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने बैग से पैसे निकाले और नोटों की गड्डी मेरे सामने रख दी और कहा कि कल रात जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो मेरी रेपुटेशन पर मुसीबत आ जाएगी। मैं तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि पैसे की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरी गलती है, अकेले तुम्हारी गलती नहीं है एनसॉन्ग। कल रात जो कुछ हुआ मेरी भी जिम्मेदारी थी। ड्रिंक्स को रोकना मेरा काम था और यही मेरी जॉब थी। मेरी बात सुन करके एकदम से सदमे में सरप्राइज रही। फिर उसने कहा कि ओके, आज के लिए मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ, आराम करो। रुकिए एनसॉन्ग, एक मिनट, क्या आप मुझे धमकी देनी चाहती है, क्या कह रही हैं। दरवाजे के पास गई और रुकी और मेरी तरफ देखा कि जिस पर मैंने उससे कहा कि ये क्या है, जिस पर मैंने उसे अपनी शक के बारे में बताया कि एनसॉन्ग, कल शराब के नशे में पक्का उस ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। कल उस गंजे बॉस की आपको देखने की वो नजर कुछ ज्यादा ही खराब थी और मैंने नोटिस किया है कि बाकी लोग भी चुपके चुपके बातें कर रहे थे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक बार में सब समझ में आ गया था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और मेरे तो शराब पीने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे नशा आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। कंपनी ने मुझे खास तौर पर ड्रिंक्स हैंडल करने के लिए रखा था। ये सुनने के बाद जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो उसे, बड़ी बेरुखी से जाते हुए उसने मुझे कहा कि मुझे पता चल गया है, अब इस मामले को छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। और वो चली गई और मैं सोफे पर वहीं एकदम से गिर गया। उसके जाने के बाद से मैंने अपना सिर पकड़ लिया। शराब सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर मैं उठा और होटल के बाहर गया। मैंने अपना फोन देखा, 8 बज चुके थे और मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका था। मैंने अपना सर पकड़ा और मुझे समझ आ गया था कि अब मैं क्या करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं क्या करूं। और अब ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी नौकरी जा चुकी है। बॉस के साथ सब कुछ करने के बाद मैं दोबारा उस कंपनी में जा भी नहीं पाऊंगा। अब घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे समझाऊंगा, वो भी बिना बताए रात भर गायब रहा। पहले चलो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले आता हूँ, शायद मान जाए। क्या मैंने तुरंत एक टैक्सी रुकी, घर पहुंच गया और घर पहुंचने के बाद से मैंने दरवाजा खोला तो एकदम सरप्राइज रह गया। यहाँ पर मुझे लड़के के जूते दिखाई दिए। ये लड़के के जूते अपनी गर्लफ्रेंड के पास देख करके मेरा दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा था। लड़की के जूते यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा मन बहुत से सवाल से चल रहा था, क्या कि सब कुछ क्या हो रहा है। और मैं आगे बढ़ता गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसा नहीं है। मैं आगे बाद में देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैं आगे और ज्यादा आगे बढ़ा तो रोशनी आ रही थी उस दरवाजे से। मैं वहीं पर एकदम से रुक गया। अंदर आवाज आ रही थी। मैंने उसे सुनने लगा कि आखिर ये सब कुछ क्या है। चैन, तुम जल्दी आओ ना, वरना अगर वापस आ गया तो मुझे सब कुछ सॉल्व भी तो करना है ना। मुझे सब कुछ सुन करके बहुत गुस्सा आ रहा था। चिंता मत करो, मैंने उसे उस खतरनाक ड्रिंक पार्टी में फंसा रखा है। उसे होश में आने में दोपहर हो जाएगी। मैं आगे बढ़ा और देखा कि ये सब कुछ क्या है। मैं देख करके एकदम दंग रह गया। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में दरवाजा खोल कर देखा तो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा मैनेजर एक दूसरे की बाहों में है। मेरी गर्लफ्रेंड खुद को ढकने लगी। चैन, कल रात की ड्रिंक पार्टी में ये सब कुछ क्या था। मैनेजर सर ने मुझे अचानक से भेजा था
और ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया था। उसने कहा कि ये उसका कुछ जरूरी काम आ गया है। असल में उसका जरूरी काम मेरी गर्लफ्रेंड के बिस्तर पर था। लिंगफिंग, तुम कैसे वापस आ गए? लिंगफिंग, क्या तुम्हें नहीं कहा था कि तुम एनसोंग का अच्छे से ख्याल रखना? तो तुम यहाँ कैसे आ गए हैं? मैं गुस्से में आगे बढ़ा और मैंने उसी का कॉलर पकड़ा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने उसे जोर से एक मुक्का दे मारा। उसके मुंह से खून निकलने गया। वह नीचे गिर गया और मेरी गर्लफ्रेंड उसे बचाने के लिए आगे आई। तुम पागल हो गए हो क्या? अपना हाथ नीचे करो। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि तुम घटिया लड़की, मुझसे दूर रहो। ये सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा मैनेजर उठा और मेरी तरफ उंगली करके कहने लगा, तुम पागल हो गए हो लिंगफेंग, अपना हाथ छोड़ो। सुचिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मुझे मरने के लिए छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मारोगे? ठीक है लीफेंग, अब तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। उसने तुरंत कंपनी को कॉल किया और कहा, हेलो मिस्टर झांग, अभी के लिए अभी लीफेंग को नौकरी से निकाल दो। इसका चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अभी इसे निकाल दो बाहर, जितना जल्दी हो सके। इतना कहकर उसने फोन काटा और बोला, तुम खत्म हो चुके हो। कंपनी में रहने का अब सोचना भी मत, और कंपनी में दोबारा काम भी नहीं मिल पाएगा तुम्हें। और फिर मुझे कोहनी मार करके मेरे मुंह पर थूक करके चला गया। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सदमे में चला गया। उसके बाद सर झुका करके मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं अकेले कमरे में रह गया। मैं वहीं पर दीवार पर गिर गया और सोचने लगा कि मेरा प्यार, मेरा करियर, सब कुछ रातों रात गायब हो गया, सब कुछ राख हो गया। कितना दुखद है, क्या कुत्ते की जिंदगी है। मैं वहीं बैठकर पागलों की तरह रो रहा था और रोता रह गया कि आखिर कुछ क्या हो रहा है। रात हो गई रोते रोते। तभी मेरा फोन बजा। देखा तो एक मैसेज आया था, हमेशा काम को टालते रहते थे, आज इतना जल्दी कैसे काम कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये मेरे दादाजी की दी हुई पुश्तैनी पेंडेंट है। तभी वो पेंडेंट चमकने लगा। मैं एकदम सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो रहा है। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बला है आखिर। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। बहुत तेज रोशनी निकली और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे वापस से होश आया तो अपना सर पकड़कर हाँफने लगा। मुझे अपना फ्लैशबैक और कुछ नंबर दिखने लगे, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में था। ये कौन सी जगह है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मुझे एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया। मैंने चुटकी से अपने आप को काटा और कहा कि आउच, ये सपना नहीं है, ये सच है। क्या इसे ट्राई करके देखूं? ये तो बहुत आसान है। फिर मैं ध्यान में बैठ गया। आसपास की सारी एनर्जी मेरे अंदर समा गई। कि क्या हो रहा है? क्या ये जेन युआन है, वो एक डिवाइन पावर? मैंने अपना हाथ देखा और जहां मुझे एक अजीब सी एनर्जी मेरे पूरे शरीर में महसूस हो रही थी। पूरे शरीर में बहुत ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। अब पूरे शरीर में ताकत महसूस हो रही है तो मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा है। अब देखो मैं तुम लोगों से कैसे बदला लेता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम कमीने, कुत्ते और बिल्ली, मैं तुमको मार डालूंगा। अब मुझे देखो, मैं फिलहाल शांत रहना होगा फिलहाल इस वक्त के लिए। मैंने गहरी सांस ली और फिर से ध्यान में बैठ गया। ध्यान करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कितना वक्त हो गया है। रात से सुबह हो गई और सुबह से रात, इस तरीके से दिन बीतते गए। तभी मेरा फोन बजा। लगा कि क्या हो रहा है। तभी मैंने फोन देखा। मैंने उठकर देखा कि टाइम कौन सा है। मैंने मन में सोचा कि कौन मुझे फोन कर रहा है, मैनेजर चंग का इंसल्ट करने वाला कॉल या फिर कंपनी का टर्मिनेशन लेटर। हेलो, नहीं। आवाज सुनकर के मैं एकदम सरप्राइज रह गया। मैंने कहा कि एनसोंग, तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? मैं कुछ बोल पाता इससे पहले उसने मुझसे कहा कि वो सब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आधे घंटे में कैफे में मिलो, ठीक है? थोड़ा ढंग के कपड़े पहन करके आना। वेट एनसोंग, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं इसके आगे कुछ बोल पाता इससे पहले उसने फोन काट दिया। मैं अपना सर खुजाता रह गया। ये क्या हो रहा है? क्या अब ये बदला लेने का वक्त आ गया है? फिर मैं उससे होटल गया जहां उसने मुझे बुलाया था, जहां वो बैठी हुई थी और फोन चला रही थी। जैसे ही मैं होटल में आया उसने मुझे देख करके मन में सोचा, कुछ दिनों से वो पहले ज्यादा हैंडसम लग रहा है। उसके साथ से कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा है। मैं होटल में आकर के कुर्सी पर बैठता हूँ, तभी होटल का स्टाफ मुझे मेन्यू देता है, जो कि इतना महंगा होता है कि मुझे उसे देखते ही सदमा हो जाता है। कैफे की सबसे सस्ती ड्रिंक भी 300 से ज्यादा की है। एक कप नींबू पानी ले आओ। एनसोंग, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया हुआ है? उसने चाय की एक चुस्की ली, फिर कहा कि कल रात की बात सही है। कल रात ड्रिंक में पक्का कुछ मिलाया गया था, जिस पर मुझे समझ में आ गया था कि ये काम किसका है। और मैं गुस्से में कहा कि वो वांग हाइशान। तभी उसने शरारती अंदाज में मेरे पास आते हुए कहा कि वो गंजा आदमी, मुझे पहले से पता था कि वो ठीक नहीं है। हाँ तो एनसोंग, मुझे कोई और बात नहीं करनी है, मुझे एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनने के बाद से मैं एकदम सदमे में रह गया कि सरप्राइज लग गया कि ये क्या बोल रही है। मतलब क्या तुम्हारा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं? मेरा मुंह खोला का खुला रह गया। मैं खुले मुंह से ही उसकी बातें सुन रहा था। उसने कहा कि मतलब ये है कि तुम्हें बस मेरा कुछ वक्त के लिए बॉयफ्रेंड बनना होगा, एक दिखावा करना होगा, बस कुछ जगहों पर मेरे साथ चलना होगा और कुछ लोगों को इग्नोर करना होगा जिससे मैं मिलना नहीं चाहती हूँ। मैंने अपना सर खुजाया कि क्या, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये काफी है और ये तो काफी तो सरप्राइजिंग था कि अचानक से अपनी बॉस का बॉयफ्रेंड बन जाना मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं ही क्यों? जिस पर उसने एकदम से गुस्से में कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। इतना बोलते हुए उससे अपने जैसे होश आया कि वो क्या बोल रही है। फिर उसने शांत होते हुए बोला कि तुम थोड़े सीधे साधे हो और अगर तुम नहीं मानते तो मैं सब बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने शांत होकर कहा, क्यों, क्या मतलब है? क्योंकि तुम मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल करना चाहती हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मुझ पर दबाव मत डालो, मैं ये तुम्हारी वजह से कर रहा हूं, वरना उस रात क्या हुआ मुझे तो पता भी नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से।
जिस पर मेरी बॉस ने कहा कि ठीक है, अभी आओ मेरे पास। मैं उठा अपनी सीट से और जाकर के उसके बगल में बैठ गया। तभी रूम की घंटी बजी और उसने चाय की शांति से एक चुस्की ली और बार बार दरवाजे की तरफ मैं देख रहा था। तो वहां से क्या क्या आने कौन वाला है, तभी वहां से एक काफी हैंडसम आदमी आया। वो काफी रिच लग रहा था और सीधे एन सॉन्ग के पास आकर के काफी खुशी से बोला कि हेलो एनलन, तुम काफी दिनों बाद दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम से उतर गया। लेकिन फिर भी उसने झूठी मुस्कान लेते हुए उसने पूछा कि ये कौन है। मेरे बॉस ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए कहा कि ये कोई खास नहीं है, बस ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद से उस आदमी के चेहरे का रंग ही उड़ गया कि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड है। जिस पर उस आदमी ने पूछा कि तुमने बॉयफ्रेंड कब बनाया। मेरी बॉस बड़ी प्यार से मुझे देखते हुए बोली कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं भी उससे बहुत ही प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरने लगा और दिखाने लगा कि जैसे उसने कहा है बिल्कुल वैसा सच है। सरप्राइज होते हुए उसने कहा कि ये क्या बकवास है, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। तुम दोनों के परिवार बिल्कुल अलग अलग हैं। तुम दोनों इस तरीके से एक कैसे हो सकते हो। वो इतना बोल ही पाया था कि मैं हाथ उठा करके उससे रोक दिया। सॉरी सर, मैं और एनलन अभी डेट पर हैं, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो आप जा सकते हैं। ये सुनने के बाद से उसका चेहरा उतर गया और उसकी उम्मीदों पर पानी गिर गया, जिसकी वजह से वो गुस्से में बोला, मिस्टर लिन फेंग, आप क्या काम करते हैं। एनलिन के साथ रहने के लिए आपको कोई अच्छा बैकग्राउंड तो होगा। मैं जानता था कि वो मुझे जानबूझकर चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ कह रहा है और उसके चेहरे पर स्माइल साफ दिख रही थी। तभी मेरी बॉस एकदम से मुझे चढ़ाते हुए बोली कि वो एक आजाद पंछी है और एकदम से मेरे पास आ गई। मुझे उसका यही सादगी भरा अंदाज पसंद है। मैं एकदम सरप्राइज हो गया। उसके इतने करीब आने से मेरे मन में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसके इस छुअन से मुझे कुछ महसूस हो रहा था, इससे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। मैं सोच रहा था। हाँ, ये कहते हुए मैंने उसके गले लगा लिया और अपना हाथ फिरा ताकि हमारी जो नकली ईट है वो एकदम असली लगे। उस आदमी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में कहा कि अच्छा, तो तुम लोग अब डेट कर रहे हो, अपनी डेट को एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी वहां से चला गया। गुस्से में उसके जाने के बाद से मैंने गहरी सांस ली। आखिरकार वो चला गया। इतना सुनते ही मेरी बॉस मुझसे एकदम दूर हो गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है और बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। जिस पर मैंने काफी खुशी से आंसर दिया कि एन सॉन्ग, तुम्हें देखकर खुश देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। तुम अमीर लोग भी क्या क्या ड्रामा और पॉलिटिक्स करते रहते हो, कमाल है। जिस पर मेरी बॉस ने सीरियस होते हुए मुझे कहा, ये सब बस फायदे का खेल है, तुम आज बहुत अच्छे लगे। अगली बार जब कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। हम ये बात कर ही रहे थे कि तभी मेरी बॉस के फोन में कोई मैसेज आया। उसने मैसेज को उठाकर देखा। उसे मैसेज को देखते ही बहुत गुस्सा आया। उसने मेरी तरफ फोन करके दिखाया कि ये क्या है, क्या तुम इसका मतलब समझ सकते हो या मुझे समझा सकते हो ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर मैंने बहुत ही कामली आंसर दिया, जैसा कि तुमने देखा ही होगा एन सॉन्ग, मुझे कल निकाल दिया गया है। जैसे ही उसने ये बात सुनी कि मुझे निकाल दिया गया है, पता चलते ही उसने बहुत गुस्सा आया। क्या मतलब ये निकाल दिया गया है। मैंने उसे सारी बात बताई कि कल कैसे उसने प्लान बनाया हुआ था और क्या क्या हुआ। उसका सारा का सारा ड्रामा सामने आ गया था। हमारी ड्रिंक में नशा मिलाना और यहाँ तक कि सब कुछ जो कल रात मैनेजर चैन ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ किया हुआ था, मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया था। और क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, ये कहकर कि मेरा कैरेक्टर खराब है। नहीं, ये बात नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है, बल्कि बात यह है कि मैनेजर के साथ वो सो करके अपना प्रमोशन करना चाहती थी। गुस्से में आकर के मैंने उसे मौके में आकर के पीट दिया। ये सुनने के बाद से उसने एकदम से कहा कि ये क्या बकवास है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वो चैन, वो सचमुच में पागल हो चुका है, सचमुच में अपनी मौत ढूंढ रहा है। ये मामला मैं संभाल लूंगी, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है कंपनी उसकी भरपाई करेगी। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है मैम। आपकी सच्चाई के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी इतनी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन ये लड़ाई मेरी खुद की और मैं खुद ही लड़ना चाहता हूँ। ये मेरी पर्सनल दुश्मनी है, मैं इसे खुद अपने तरीके से सुलझाना चाहता हूँ। किसी की मदद मुझे लेना पसंद नहीं है। मेरी बात सुनने के बाद से उसने अपना सिर हिलाया, अपने फोन और अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे देते हुए कहा कि जब तुमने ये कह ही दिया है तो मैं तुम्हारे लिए एक फैसले का सम्मान करती हूँ, ये लो। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना कार्ड मेरे पास रखते हुए कहा कि फर्स्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट की €100 का कार्ड है। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी बात को दूसरी बात डाले, इसलिए चुपचाप से इसे रह लो, ठीक है। तुम इस मामले में खुद को समझा सकते हो, लेकिन तुम कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकते हो। सीधी बात है, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें काम करना होगा। ये बात सुनने के बाद से मैं एकदम सदमे में सरप्राइज रह गया और मैंने पूछा कि पर क्यों मैम। उसने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहा और आंसर दिया कि मैं कंपनी की बॉस हूं और मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। मैंने पहले तुम्हारा रेजोल्यूशन लेटर रिसीव कर दिया है और मैं किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करने वाले। उसने अपना फोन चेक किया और चाय पीने के बाद कहा कि तुम्हारा इस्तीफा मैंने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब तुम कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैं एकदम सरप्राइज रह गया कि ये सब कुछ क्या कह रही है। मैंने उनसे पूछा कि लेकिन क्यों मैम। उन्होंने कहा कि मैं कंपनी की बॉस हूं। मैंने कहा है ना कि एकदम चुप रहो और हाँ, सुयोरो को कॉल करो और उससे कहो कि वो खुद चेंग वान के इस मामले को निपटाए, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। इतना कहकर के वो उठ के वहां से चली गई। मैं उस कार्ड को देखता रहा। सुयोरो कंपनी की फर्स्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सुना है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और मैंने ये भी सोच रखा था कि शायद मैं इस कंपनी से निकल जाऊंगा। मैंने मन में सोच रहा था कि मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। सुना है कि उनका काम करने का तरीका काबिल तारीफ है और वो कमाल की है, वो कंपनी के राइट हैंड मानी जाती है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और कॉल किया। हेलो, कौन बोल रहा है। हेलो सू मैनेजर, मैं लिन फैंग बात कर रहा हूँ। ओह लिन फैंग हो, मैम ने अभी मुझे तुम्हारे बारे में बताया हुआ था, तुम्हारे बारे में सब बताया, तो अब बताओ कि तुम क्या कर सकते हो।
तुमने इस बारे में सोच लिया है? जी हाँ सो मैनेजर, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। ये जवान क्लब हाउस रूम नंबर 888 तुम्हारा इंतजार रहेगा, जल्दी आओ। मैं तुरंत अपना फोन काट कर सीधा मैनेजर के पास पहुंच गया। तभी मैनेजर का दरवाजा खुलता है और एक सर्वेंट रूम में अंदर आकर बोलता है कि मैनेजर, आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, कोई लड़का आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा हुआ है कि वो आपको जानता है, उसका आपके साथ अपॉइंटमेंट है। ये सुनने के बाद से मैनेजर कहते हैं कि ठीक है, उसे अंदर आने दो। थोड़ी देर बाद रूम में मैं एंटर करता हूँ और सरप्राइज रहता हूँ कि उन्हें देख करके कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी लंबी टांगे कपड़ों से बाहर आती हुई दिख रही थी। उसकी खूबसूरती, चेहरे और उसकी मुस्कान किसी भी आदमी को दीवाना और पागल कर दे। तुम ही हो लिन फैंग? जी हाँ सो मैनेजर, दिखने में तो काफी अच्छे हो, आओ यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मैं तुरंत जाकर के मैनेजर के बगल में बैठ गया। उसने अपनी टांगों से मेरी टांगे छुई, जिससे मुझे एक झटका महसूस हुआ। मैं तुरंत पीछे हट गया। उसने कहा कि क्या दिक्कत है तुम्हें? मैंने सुना है कि तुम चेन चुआन को सबक सिखाना चाहते हो और उसे बर्बाद करना चाहते हो। जी हाँ, क्या सो मैनेजर आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इसके बदले में क्या कर सकते हो, क्या दे सकते हो मुझे। ये बोलने के बाद से उसने अपनी टांगे उठाई और मेरे ऊपर रख दी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। इशारे में अपना सिर चढ़ाते हुए मैंने कहा कि सॉरी मैम, फिलहाल तो मैं आपको देने के लिए कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से अपनी टांगे नीचे की और बोला कि मुझे पता है कि चेन चुआन के हाथ एक बहुत बड़ी डील लगी है। अगर तुम इस डील को उससे छीन पाओ तो बहुत बड़ी बात होगी। वो सोफे पर से उठी और जाकर के कॉन्ट्रैक्ट निकाला काउंटर से और कहा कि कल इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन होना है। क्लाइंट बहुत अमीर औरत है जिसका नाम झा जुएल है। अगर तुम किसी भी तरीके से उससे डील छीन सको तो हमारा काम बन जाएगा। मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर के पढ़ने लगा और वहां जाकर सोफे में बैठ गई। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए मैंने उससे पूछा कि आखिर ये क्या है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जरा मेरे पैर दबा दो। ये सुनने के बाद से मैं सरप्राइज हो गया। सुन मैनेजर, क्या आप सच में सीरियस हैं? अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें और नहीं चढ़ाऊंगी। मैम ने खुद मुझे तुम्हारी मदद के लिए कहा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा तुम्हें मेरे साथ मजाक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बोला तुम्हें क्या परेशान करेंगी? मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद बताने लगा कि झा जुएल 35 साल की उम्र है और 3 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया है, जो इसके लिए एक दर्जनों ब्यूटी पार्लर, चैन की कई महंगी प्रॉपर्टीज छोड़कर गया हुआ है। उसकी काबिलियत और उसकी ताकत काफी ज्यादा है। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और उसे माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। वो हर हफ्ते बिना चुके यूजियान क्लब हाउस में अपनी थेरेपी के लिए आती है। आज इत्तेफाक से उसी थेरेपी का दिन है और वैसे भी जुएल दीदी से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, तो अगर तुम चाहो तो ये कॉन्ट्रैक्ट उससे आसानी से हासिल कर सकते हो। जिस पर मैंने कहा कि मैं जरूर करूंगा। क्या मुझे उसके पास जाकर के बात करनी चाहिए? मैं सोफे से उठा और मैंने कहा कि नहीं मिसेस सू, मैं किसी भी का एहसानमंद नहीं हूं और मैं किसी भी तरीके से किसी की मदद नहीं लेना चाहता। मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। आपको इतना जल्दी समझ आ गया कि आपको क्या करना है, आप क्या करने वाले हैं? सच कहूं तो मुझे ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में थोड़ी जानकारी है। ओह, तो तुम्हें मेडिकल का भी नॉलेज है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको लोअर बैक में पेन रहता है ना? ये सुनने के बाद एकदम सरप्राइज होकर बोली कि तुम्हें कैसे पता इस बारे में? मैंने देखा है कि आप उठने में काफी स्ट्रगल कर रही थी। मुझे लगता है कि ये लंबे समय तक काम करने की वजह से है। मैनेजर ने एकदम सरप्राइज होकर के कहा कि क्या सच में इसे पता है? वो मन में सोचने लगी क्या वाकई में इससे मेडिकल की जानकारी है? अगर आपको बुरा ना लगे मैम, तो क्या मैं आपका इलाज कर सकता हूँ? वो तुरंत मुस्कुराई और पीठ के बल लेट गई। उसकी खूबसूरत उभरे हुए गोल तरबूजे काफी खूबसूरत दिख रहे थे और कोई भी उसे देकर के लालच में आ जाए। उसकी इतनी वल्गर, वो इस तरीके से लेडी जैसे कि वो किसी काम से लेटी हुई हो, लेकिन मैंने उसे फिर भी किसी भी तरीके से गंदी नजर नहीं देखा और मैं उसके पास गया। मैंने अपना काम पर फोकस किया और कहा कि ठीक है, अगर आप कह ही रही हैं तो आपकी मदद मैं कर सकता हूँ। मैंने तुरंत अपने हाथ मले और फिर उसके बाद से अपने मैजिकल पावर से उसकी कमर को छूने लगा। काफी देर तक मसाज करने के बाद और मेहनत करने के बाद थोड़ी देर तक वह नॉर्मल रही, खुश रही, लेकिन फिर उसकी चीख निकल गई। मैंने अपना हाथ हटा लिया। उसकी कमर का दर्द अब पूरी तरीके से दूर हो चुका था। ये क्या बस इतना ही था? इतना करते हुए वो काफी जोर से हंस रही थी। मैंने उससे कहा कि बहुत मेहनत हो रही है, अब आप उठ करके थोड़ा चल करके दिखें, कैसा लग रहा है? वह सोफे पर उठी और अपने कमर को हाथ रख करके इधर उधर हिला करके देखने लगी। एकदम सरप्राइज होती हुई बोली कि सचमुच में अब दर्द बिल्कुल नहीं है। मैं मैनेजर से कहा कि इलाज मेरी मदद के बदले में था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसके बदले मैंने आपकी मदद भी कर दी है। ये सुनने की बात से वो सीधा जाकर के मुझसे चिपक गई। बहुत ही हॉट हो। मैंने कहा कि ये सब कुछ एक नॉर्मल बात है, मुझसे इतने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वैसे भी इस तरीके से मेरी मदद की हुई है, तुम्हें इतना तो कर ही सकती हूँ। अब मुझे सू दीदी बुलाना, सू मैनेजर नहीं। ये सब कुछ देखने और इस तरीके से छूने की वजह से उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मुझे अंदर से कुछ महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। ठीक है सू दीदी, मेरी ऐसी हरकतों को देख करके उसने हंसते हुए कहा, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। वैसे जाओ, जुएल की फिजियोथेरेपी का टाइम हो गया है। अगर तुम जल्दी नहीं गए तो शायद वो चली जाए और तुम्हारे हाथ से मौका और ये डील दोनों निकल जाएगी। अब तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह सुनने के बाद से मैं तुरंत वहां चला गया। ठीक है सुदीदी, मैं चलता हूँ। मेरे जाने के बाद से मैनेजर अपना फोन निकालती और बोलती है कि अरे तुम्हें लड़का कहाँ से मिला? ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि मेडिकल की जानकारी है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं अखबार पढ़ते हुए नॉर्मल कपड़ों में एक होटल में बैठा हुआ था। तभी मेरे पास से फोन चलाते हुए एक लड़की गुजरी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे मुझे मनाना था। काफी अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मैंने मन ही में सोचा कि अमीरों को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन रहने का शौक होता है।
35 की उम्र में भी 25 की दिखती। वो जैसे ही टेबल पर बैठती है उसके सिर में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी माइग्रेशन की प्रॉब्लम थी। उससे इस तरीके से देख करके मैं समझ गया कि मेरे पास अब मौका आ गया है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं अपने पास से उठा और तुरंत उसके पास गया। मैंने पूछा कि एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपको माइग्रेशन की प्रॉब्लम है? जिस पर पूछती है कि आप कौन हैं। मुझे दवाइयों की थोड़ी नॉलेज है। मैंने देखा है कि आप अपने सिर से मसाज कर रही हैं और किसी भी तरीके से आपको लग रहा है जैसे माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा शायद आपको थोड़ी सी मदद की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। मेरी बात सुनकर के उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो एकदम सरप्राइज हो रह गई और उसने अपने मन में सोचा कि क्या बात है, किसी ने बस मुझे देख करके ही मेरी बीमारी का अंदाजा लगा लिया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली कि आप बहुत शार्प हैं, क्या आप यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट हैं? नहीं मैम, मैं बस यहाँ आराम करने के लिए आया हुआ था। मैंने आपको परेशान देखा तो सोचा मदद कर सकूं। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, शायद आराम मिल जाए। मेरी बात सुनकर के वह फोन को कुछ देखने लगी और सोचने लगी कि क्या करूं, क्या किसी अनजान इंसान से इस तरीके से मदद लेना ठीक रहेगा? क्या ये ठीक रहेगा कि मैं उसकी मदद ले लूं? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो शायद इससे मुझे कुछ आराम मिल ही जाए। एक बार ट्राई करते हैं, वैसे भी मैं इतनी चीजें कर ही चुकी हूँ। तो ठीक है, आप देख लीजिए कि आपको कहाँ थेरेपी करना है और आप कहाँ जाना है। मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, मैं यहीं पर आपको आराम दे सकता हूँ। ये बस एक छोटा सा मसाज है। उसके सिर पर हाथ रखा और उसे बोला कि आंख बंद करके आराम कीजिए। अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसके सिर पर थोड़ी सी मसाज की, जिससे उसे राहत मिलने लगी। ये बहुत कमाल है, सिर का वो तेज दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। मेरी नर्व्स भी काफी रिलैक्स महसूस हो रही हैं। थोड़ी देर बाद मेरा काम पूरा हो गया और मैंने उससे दूर होते हुए कहा कि मैम, आपका काम पूरा हो चुका है। उसने गहरी सांस ली और एकदम सरप्राइज होकर बोली, सिर का दर्द पूरी तरीके से गायब हो गया है। आप तो कमाल के हैं, आपकी मैजिकल पावर कमाल की है। आप कौन है और कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे? वो काफी खुश लग रही थी। मैंने उससे कहा कि बस ये घरेलू नुस्खा था, अब कैसा लग रहा है? उसने बहुत ही खुशी से जवाब दिया, अब बहुत बेहतर है। दर्द ना के बराबर गायब हो गया है, बल्कि अब तो मुझे लग ही नहीं कि मुझे कभी दर्द था। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? सच कहूं तो मैं इस बीमारी के लिए बहुत से डॉक्टर को दिखाई हुई है, पर आज तक आप जैसा आराम कहीं नहीं मिला हुआ है और आगे मैं आपसे इलाज करवाना चाहती हूँ। मैंने उसे रोकते हुए उदास होते हुए कहा, सॉरी मैम, मैं 2 दिन में यहाँ से शहर छोड़कर जाने वाला हूँ, शायद मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। ये सुनने के बाद से वह एकदम से खड़ी हुई और सरप्राइज होते हुए वो पूछा कि मिस्टर, क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या क्या हो गया है? आप क्यों जा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? मैं उसे फंसाने के लिए बस थोड़ी और उदासी के साथ कहा, सॉरी, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। मैनेजर को किसी भी तरीके से रोकना और उसे कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह से, सच कहूं तो हाल ही में मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी मैनेजर के बीच में कुछ चल रहा था। उन्होंने मुझे धोखा दिया। इतना ही नहीं बल्कि मेरी परफॉर्मेंस खराब है और लाइफस्टाइल का बहाना देकर के मुझे कंपनी से निकाल दिया और अब मेरे पास कोई काम नहीं। इस वजह से मैं शहर छोड़ने के लिए मजबूर हूँ। इस शहर में मैंने बहुत मेहनत की थी। इस बड़ी कंपनी में आने के बाद मुझे लगा था कि लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा यहाँ रहने का कोई मन नहीं है। मैं बस अपने घर वापस जाकर के सुकून से रहना चाहता हूँ। इसके बाद उसने बड़ी एक्साइटमेंट से मुझे रोकने के लिए कहा कि रुकिए मिस्टर, सच बताऊं तो मेरा उस कंपनी के साथ बिजनेस है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे बताओ असल में हुआ क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनने के बाद से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मेरा प्लान काम कर रहा था जैसे मैंने सोचा हुआ था। मैंने उसे सारी बातें बताई। उसने टेबल पर गुस्से में हाथ पटका और कहा, उस कंपनी चैन के लोग सच में बहुत घटिया हैं। अच्छा वो तुमने बता दिया, उन लोगों का असली चेहरा दिखा दिया। मैं तो बस उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर, आप फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दूंगी। मैं एन ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और ये काम तुम्हारे साथ मैं फाइनल करूंगी। मैंने उसके सामने नाटक किया। तभी उसने कुछ बोला कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे से कुछ करूंगा। तुम बिल्कुल भी यहाँ से शहर छोड़कर नहीं जाओगे। ये तुम्हारे सिर के दर्द ठीक करने का एक इनाम है। मैं मैसेज कर देती हूँ मिस सू को और मैं जानती हूँ कि हम वापस एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहेंगे, ठीक है? ये सुनने के बाद मुझे काफी खुशी हुई। मैंने काफी खुशी से कहा कि अगर आप ऐसा कर रही हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं जरूर मानूंगा। फिर उसने शर्माते हुए मुझसे पूछा, मिस्टर, वैसे क्या मैं आपका पर्सनल नंबर ले सकती हूँ? अगर मुझे फिर से माइग्रेशन हुआ तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? बिल्कुल, अगर आपका मसाज या रिलैक्स चाहिए तब मुझे कॉल कर लीजिए। ये लीजिए मेरा नंबर। मैंने अपना फोन निकाला और अपना QR कोड निकाल के उसे दे दिया ताकि वो स्कैन करके मेरा कॉन्टैक्ट ले सके। थैंक यू मिस्टर। फिर मैं होटल से बाहर आ गया, तभी मेरा फोन रिंग करने लग गया। मैंने फोन निकालकर कहा कि हेलो सूदी, आप बोल रही हैं? उसने कहा कि हाँ ठीक है। मिस्टर लिन से बात सचमुच में निकल चुकी थी। सू ने फोन उठाया और कहा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। सू की बदौलत ही हुआ है सब कुछ। तुम बहुत तेज हो। कल सुबह मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट करना होगा। अब 3rd डिपार्टमेंट पे रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरे साथ काम करो, अब से तुम मेरे नीचे काम करोगे। मैं इस बात से काफी खुश था। मेरी नौकरी गई, लेकिन उससे भी अच्छी मुझे नौकरी मिल गई। मैंने उससे कहा कि ठीक है सूदी, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। फिर मैं वापस अपनी कंपनी में गया और इस बार मैं अपनी कंपनी को देख रहा था कि जिस कंपनी से मुझे बाहर निकाला गया था कैरेक्टरलेस बोल करके, उससे अच्छी पोस्ट में मैं उस कंपनी में वापस आ गया हूँ। मैं कंपनी के अंदर जाता हूँ और लिफ्ट का जाकर के दरवाजा बंद करता हूँ। मैं सीधा मैनेजर के रूम में पहुंचता हूँ। जैसे ही मैं मैनेजर के रूम में पहुंचता हूँ और मैं उसे देखता हूँ, तुरंत वो काफी खुशी से अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आती है और कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुमने सच में कमाल कर दिया है। जितनी तारीफ करो उतनी कम है।
तुमने तो वो कर दिया जो बहुत मुश्किल था। सो ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। आप इतना तारीफ भी मत कीजिए, और वैसे भी आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मैनेजर चैन को बहुत बड़ा झटका दे रखा है और उसे बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है। अच्छा हुआ, उसके बाद ऐसा ही होना चाहिए। तुम पहले खुद थोड़ा यहाँ वहां घूम दो, मैं जरा सर एन को रिपोर्ट करके आती हूँ और साथ ही तुम्हारे ट्रांसफर को भी पक्का करा देती हूँ। वो कुर्सी से उठ करके जाने लगी। ओके, मैं आपको यहीं इंतजार करूंगा। प्रोसेस के हिसाब से अगर मैं उनके पास जाना पड़ेगा तो ये बात सही भी है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ उनके लिए अच्छी बातें भी कह दूंगी ताकि तुम्हारा हो सकता है प्रमोशन हो जाए। इतना कहकर के वो बाहर चली गई। उसके जाने के बाद से मैंने सोचा वैसे भी यहाँ रुककर इंतजार करना पूरी तरीके से बेकार है, तो क्यों ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थर्ड फ्लोर में जाकर के अपना सारा सारा सामान समेट लूं। मैं सीधा लिफ्ट में गया, लिफ्ट का बटन दबा करके लिफ्ट के फ्लोर पर पहुंच गया। जैसे ही मैं बाहर निकला सभी लोग मुझे देखकर सरप्राइज हो गए, क्योंकि मैं एकदम कॉन्फिडेंट और हीरो की तरह एक्ट कर रहा था और कहीं से चल रहा था। सबको देख करके मेरे बारे में बातें करने लगे। इन सबको अनसुना करके मैं एकदम हीरो की तरह आगे बढ़ते अपने कैबिन की तरफ बढ़ा और सामने देखा अपनी डेस्क पर बैठे हुए एक लड़की को। मैं सब समझ गया और समझ गया कि ये सब कुछ क्या है। तभी मैं सोचूं कि चेन चांग इस बिस्तर पर चढ़ने के लिए इतना जल्दी क्यों कर रही थी, क्योंकि उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के उस चीफ के साथ सोने के बाद से मेरी पोस्ट मिल जाती और पीछे का रास्ता खुल जाता। मतलब ये सिर्फ मेरी जगह पाना चाहती थी और इसके लिए मैनेजर के साथ सो गई। सचमुच में बहुत ही घटिया लड़की है ये। सामने ये जो लड़का है ये कोई और नहीं है बल्कि वान जुआन है, जो दौड़ते हुए मेरे पास आया हुआ है। ये मेरे साथ ही है और ये मेरे साथ कंपनी से साथ आया हुआ था। हमारे बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं और जब मुझे नौकरी से निकाला गया था तब सिर्फ यही था जो मेरे बारे में पूछ रहा था और मेरे बारे में फिक्र कर रहा था। ये सोच करके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो। उसने हाँफते हुए मुझे कहा और एक कोने में लेकर गया कि लिन भाई अभी सिचुएशन क्या है। कल उस मोटे चैंग ने ऑफिस में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उसने तुम्हें 1 घंटे तक खड़ी खोटी सुनाई और सबको बोल दिया कि तुमने रिजाइन कर दिया और तुम्हारा कैरेक्टर भी बहुत खराब है। मैंने उसे बहुत ही कामली आंसर दिया, बस थोड़ा सा मामला हो गया था और कुछ नहीं। ये सुन करके उसे बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा कि क्या बकवास है, अगर तुम यहाँ काम नहीं करने वाले तो मैं भी काम नहीं करूंगा। अगर जा रहे हो तो मैं भी यहाँ से चलूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाओगे और यहाँ से मैं भी नहीं जाने वाला हूँ, बल्कि मेरा तो ट्रांसफर हुआ है, फर्स्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो चुका है। तुम फिक्र मत करो, तुम फिलहाल अभी यहाँ टिक करके अच्छे तरीके से काम करो और धीरे धीरे देखते जाओ मैं तुम्हारा कैसे प्रमोशन करता हूँ। मैं अपना जरा सामान ले लूं। इतना कह करके मैं आगे अपनी डेस्क की तरफ बढ़ा, जिसे देख करके वो एकदम सरप्राइज रह गया कि फर्स्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लेकिन भाई तुम तो चैन चांग दुश्मनी मोल ली है, फिर तुम उस बड़े डिपार्टमेंट में कैसे पहुंच गए, तुम्हारा प्रमोशन कैसे हो गया। मैं तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए और सीधा अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गया, जिसने मुझे धोखा दे करके मेरी पोस्ट हासिल कर ली थी। मुझे देख करके उसने भड़क गई और कहा कि तुम यहाँ कैसे, हमारा तो पहले ब्रेकअप हो चुका है, तुम अभी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो और यहाँ क्यों मंडरा रहे हो, निकल जाओ यहाँ से वरना बहुत बड़ी मुश्किल से आएगी। मैं उसे देख करके बस एक ही बात मैंने सोच रहा था। पहले मुझे लगता था कि हम शादी करेंगे, हमारा अपना एक घर होगा, एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, लेकिन इसकी इस हरकत के बाद से खुशहाल जिंदगी बस एक मजाक रह गया। ये सब सोचते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी, लेकिन आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे खुद पर हंसी आती है कि मैंने ऐसी बेवकूफी कैसे की। तुम सच में एक बहुत ही अच्छी सीट पकड़ ली है, लेकिन अब तुम बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी हो। ये सब मैनेजर जी ने अरेंज किया है, क्योंकि मेरी पोस्ट पाने के लिए तुम उसके साथ सो जो गई। तुम बकवास कर रही हो, मैं तुमसे यहाँ मतलब रखने नहीं आया हूँ, बेवकूफ लड़की। जिस पर वो खड़े होते हुए गुस्से में चिल्लाने लगी, लिन फेंग, मैं तुम्हें यह सलाह देती हूँ कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, यहाँ सबके सामने अपनी बेइज्जती मत करवाओ। क्या कहा तुमने, बेइज्जती? मैंने बहुत ही बेशर्मी और चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बकवास है, कौन सी बेइज्जती और किसके साथ बेइज्जती तुम बात कर रही हो, किसके सामने की बेइज्जती की बात कर रही हो। तुम एक बेवकूफ हो और तुम्हारे ऐसी गंदी औरत को मैं थूकना भी पसंद नहीं करता हूँ। मेरी बात सुन करके आसपास के लोग बातें करने लगे। लिन फेंग ये वापस कैसे आ गया, इसने तो अभी मैनेजर चैन को पीटा हुआ था ना, फिर यह यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई, और ये इससे अच्छी पोस्ट से मिल चुकी है। अंदर की खबर बताऊं, सुकिंग इसी गर्लफ्रेंड है। जरा सोचो इसके बारे में, ये लड़की कोई मामूली चीज नहीं है, इतनी जल्दी इस पोस्ट में पहुंचना, वो भी मैनेजर के साथ सो करके। ये सारी बातें और गॉसिप सुन करके उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसकी ये सारी सच्चाई सामने आ रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया और उसने गुस्से में कहा, लिन फेंग, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिस पर बहुत ही कामली आंसर दिया कि अच्छा तो बुला लो, मैं देखना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी वाले आकर के क्या कर लेंगे, सच में मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जिस पर उसने गुस्से में कहा, मतलब क्या तुम्हारा। मैं एक कदम उसके पास झुका और मैंने कहा बहुत ही बेशर्मी से, तुम बेवकूफ हो। कहने का मतलब ये है कि तुम जैसी औरत यहाँ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उस मैनेजर की घटिया हरकत के बाद से मैं उसे बहुत ही गंदे तरीके से इस कंपनी से बाहर निकालूंगा। तभी वहां पर मैनेजर आ गया और उसने कहा कि कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लिन फेंग, तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ अपना हिसाब चुकता करना बाकी है। अच्छा हो कि तुम वापस आ गए। मैनेजर चैन, कैसे हिसाब करना चाहते हैं मेरे साथ आप? मेरे पास आकर के वह मुझ पर चिढ़ाने अंदाज में कहने लगा कि क्या है, तुम जैसा बेशर्म इंसान जो इतना बेइज्जत होने के बाद यहाँ वापस आ सकता है। मैं चुपचाप उसे सुन रहा था। उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें बहुत आसानी से माफ कर दूंगा और तुम इस कंपनी में वापस ले लूंगा। जिस पर मैंने उससे पूछा कि माफी मांगू, किस तरीके से माफी मांगू और किस लिए। उसने मेरी गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड को अपनी तरफ खींचा और कहा, बिल्कुल सिंपल है, घुटने के बल मुझसे माफी मांगो और उसके बाद मेरी औरत से बिल्कुल दूर रहो। ये सब कुछ देख करके आसपास के लोग एकदम हैरान रह गए और बातें करने लगे कि ओ भाई, ये तो बहुत तगड़ा ड्रामा हो गया है। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं इसे कंपनी से बहुत ही गंदे तरीके से बाहर निकालूंगा और इसकी पोस्ट भी हासिल करूंगा।